जो चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं तो आगे जाके वो एडल्टहुड के स्ट्रेस में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में क्या वो आगे जाके इन सब चीज़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं? कि लड़कों को ये बोला जाता है कि लड़कियां रोते नहीं हैं क्योंकि रोना कमजोरी की निशानी है। बट होता क्या है, आपने उनका एक इमोशन सप्रेस कर दिया। जो फिजिकली डिसऑर्डर्ड बच्चे होते हैं उनको मतलब सोसाइटी से एकदम ही अलग कर दिया जाता है। लाइक हम कई बार देखते हैं कि जो लोग देख नहीं पाते हैं, ब्लाइंड होते हैं, बट उनकी सुनने की शक्ति हमसे कहीं ज़्यादा होती है। ऐसे ही हम आजकल ये भी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि बच्चों में ना मतलब थायराइड की बहुत ज़्यादा हमें चीज़ें देखने को मिल रही है। थायराइड की प्रॉब्लम उनको पहले से है। लिवर इन्फेक्शन की बात करें तो वो भी आजकल हमें बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। जहाँ पर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, लीवर उसका रीज़न भी है और गट हेल्थ उसको और ज़्यादा बीमार करती है। दोनों एक साथ चलते हैं। जिंदगी के कुछ सवाल जो हम किसी से कह नहीं पाते, चाहे वो प्यार हो जो समझ नहीं आता, करियर जो रुक सा गया हो, हेल्थ हो जो मन को थका दे, या बिजनेस जो डायरेक्शन मांगता हो। हर प्रॉब्लम का एक सलूशन होता है, बस ज़रूरत है एक सही गाइडेंस की। टीवीटी पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम पूरे फोकस के साथ काम करते हैं और रूट लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चाहे हो लव, करियर, हेल्थ, बिजनेस या जो भी सॉल्यूशंस, यहाँ सब मिलेगा। सर्टिफाइड एंड ओरिजिनल, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी रिवाज के, जहाँ आपकी डिटेल्स भी कॉन्फिडेंशियल और आपका पैसा भी सेफ। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, ये एक सेफ स्पेस है, सच बोलने का, समझने का और आगे बढ़ने का। तो आइए जुड़ते हैं टीवीटी के साथ, जहां सॉल्यूशन सिर्फ प्रॉमिस नहीं, एक्सपीरियंस होता है। हेलो एंड वेलकम वंस अगेन एट टीवीटी। आई होप कि आपको हमारी सारी वीडियोस बेहद पसंद आ रही होंगी। तो आज की जो हमारी स्पेशल पॉडकास्ट वीडियो होने वाली है वो है क्रॉनिक इलनेस, नेचुरल हीलिंग और होम्योपैथी के ऊपर। तो जो हमारी स्पेशल गेस्ट है वो है डॉक्टर अर्पणा सोनी जी, जो कि आज हमें बताएंगी होम्योपैथी के बहुत सारे फेसिट्स के बारे में। आई होप कि आपको हमारा ये जो पॉडकास्ट वीडियो रहेगा बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल लगेगा, तो अंत तक वीडियो में ज़रूर बने रहें। मैं डॉक्टर अर्पणा सोनी, मैं दिल्ली के रोहिणी इलाके में प्रैक्टिस कर रही हूँ पिछले 28 साल से। मैं एक होम्योपैथ भी हूँ और साथ ही साथ मैं काउंसलिंग भी हूँ और फैमिली थेरेपी भी देती हूँ। सो मैम, फर्स्टली स्टार्टिंग विद योर जर्नी कि आपने कैसे सोचा कि आपको एक काउंसलर एंड होम्योपैथिस्ट बनना है? एक्चुअली इसके लिए मुझे बहुत पीछे जाना पड़ेगा। लाइक मेरे फादर का ड्रीम था एक होम्योपैथ बनने का, बट सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे रहे कि वो नहीं बन पाए। बट सिंस चाइल्डहुड में ये सुनती रही थी कि पापा होम्योपैथ बनना चाहते थे, तो कहीं ना कहीं इनबिल्ट होता चला गया कि नहीं, होम्योपैथ बनना है, पापा का ड्रीम कंप्लीट करना है। तो वहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुई और होम्योपैथ बने। देन जब मैं होम्योपैथ बनी, मैंने देखा कि जैसे अगर आपको होम्योपैथी का कुछ पता है तो हम फिज़िकल और माइंड सिम्टम्स दोनों साथ लेकर चलते हैं। तो जैसे पेशेंट्स आते थे, मैं ना समझती थी कहीं ना कहीं कुछ है जो सॉल्व नहीं हो रहा है। सिम्टम्स ठीक हो रहे हैं बट कहीं ना कुछ रह गया है। तो होम्योपैथ्स काउंसलर भी होते हैं, बट वहाँ मुझे समझ में आया कि नहीं, मुझे इसके बारे में थोड़ा और स्टडी करना है ताकि मैं अपने पेशेंट्स को और ज़्यादा अच्छा रिलीफ दे सकूँ। जो उनकी अनहेयर्ड स्टोरीज़ हैं, कुछ सप्रेस्ड इमोशंस हैं, और उनके लाइफ पैटर्न को समझ सकूँ। बिकॉज लिसनिंग बहुत ज़रूरी है। ऑब्जर्वेशन तो सिखाई होम्योपैथी ने, लिसनिंग भी सिखाया, बट काउंसलिंग करने के बाद मुझे पेशेंट्स में और ज़्यादा ये लगा कि उनकी जो हीलिंग है वो और फास्ट हो गई है। तो यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई और अब अराउंड 28+ ईयर्स हो गए हैं, तो वो चलती चली जा रही है। सो नाइस मैम, थैंक यू। हम जैसे हम बहुत ज़्यादा ये सुनते हैं ना होम्योपैथ के रिगार्डिंग कि होम्योपैथी का थ्रू अगर आप अपना कुछ भी करवा रहे हैं, लाइक अपने सिम्टम्स को ठीक करवा रहे हैं, जो आपके डिसऑर्डर्स हैं उनको ठीक करवा रहे हैं, सो आपको उसमें क्विक फिक्सेस नहीं मिलते, थोड़ा डिलेड रिजल्ट मिलता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कितना ट्रू है, एंड प्लस अगर ये चीज़ ट्रू है तो आप अपने पेशेंट्स को कैसे काम डाउन करते हैं ऐसे सर्कमस्टांस में? एक्यूट केसेस में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और बहुत क्विक मिलते हैं।
बट क्रोनिक केसेस यानी कि ओल्ड केसेस जो होते हैं वो थोड़ा टाइम लेते हैं। एक चीज़ समझने की ज़रूरत होती है कि कोई चीज़ या कोई भी डिजीज़ है वो बिल्ड होने में टाइम लगती है, सालों लगते हैं। ठीक है, तो वो जाएगा भी वैसे ही, लेकिन हमने एंटीबायोटिक्स नहीं देने हैं, हमने एंटी एलर्जिक नहीं देने हैं, हमने एंटी वायरल नहीं देना है कुछ भी उनको। हमने उनको मेडिसिन से ही ठीक करना है। और उसके बाद जब तक पेशेंट हमारे पास पहुंचता है वो इतनी मेडिकेशंस पर होता है कि उनको टेपर ऑफ भी करना होता है, पेशेंट को एग्रावेशन भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ आकर चीज़ें टाइम लेती हैं और वो चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज होम्योपैथी भी एक साइंस ही है। कहीं कोई मिरेकल नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ साइंटिफिकली रिसर्च के बाद बना गया है। तो इसीलिए वो चीज़ें टाइम लेती हैं। अदरवाइज बहुत सारे केसेस ऐसे हम देखते हैं जहाँ पर हमें भी लगता है कि ये पेशेंट थोड़ा टाइम लेने वाला है, बट वो पेशेंट नेक्स्ट फॉलोअप में ही बताता है कि आई एम फीलिंग मच बेटर। तो ये डिजीज़ टू डिजीज़ भी डिफ़र करता है। और इसके अलावा पेशेंट हमें क्या बताता है अपने बारे में, कितना सच वो बोलता है, कितना उसका ट्रस्ट है, वो क्या सोचकर आया है, इन सब चीज़ों पर होता है। अदरवाइज होम्योपैथी बहुत क्विक भी काम करती है। और जहाँ पे किसी चीज़ का कुछ भी, किसी बीमारी का कोई पेशेंट को कह देते हैं कि इसका इलाज नहीं है, तुम्हें सारी उम्र मेडिसिन लेनी पड़ेगी, तो वो केसेस भी हमने ठीक होते देखे हैं होम्योपैथी के बिल्कुल होम्योपैथी, और बिल्कुल ट्रू होम्योपैथी के साथ, जिसमें किसी तरह की कोई मिक्सिंग नहीं है, कोई स्टेरॉयड नहीं है। हार्मोन्स के साथ हमारी मेडिसिन बनते हैं, बट वो भी क्या है, जहाँ ज़रूरत पड़ने पर है। ये सब चीज़ें हैं। तो मैम हमने ना ये भी सुना है कि होम्योपैथी में मीठी गोलियां मिलती हैं। बिल्कुल ठीक सुना है। होम्योपैथी की जो मीठी गोलियां हैं ना, वो एक मीडियम है, क्योंकि अल्कोहल बेस्ड मेडिसिन है। और अल्कोहल भी ENA बोलते हैं हम उसको, एक्स्ट्रा न्यूट्रलाइज्ड अल्कोहल होता है। वो अल्कोहल नहीं जो आपको लिकर वगैरह में मिलता है। तो वो बहुत टेस्ट जो उसका है ना, बहुत तेज होता है, जैसे बच्चे नहीं ले सकते हैं, कुछ लोग बहुत तेज मेडिसिन नहीं ले सकते हैं। तो इसको एक मीडियम बनाया गया है। मीठी गोली होती है, बच्चे बहुत ईजिली ले लेते हैं। और अगर हम एज्ड लोगों की बात करें, उनके लिए भी बहुत ईजी होता है, ईजी टू टेक होती है। और जो लोग डायरेक्ट ले सकते हैं तो हम उनको डायरेक्ट भी देते हैं कि डायरेक्ट आप 2 to 3 ड्रॉप्स, जैसा उनका डिजीज़ है या सिम्टम्स है उनके अकॉर्डिंगली वो ले लेते हैं। अदरवाइज वाटर है मीडियम बहुत अच्छा। इसके अलावा और कोई मीडियम्स नहीं होते हैं। और मैम जैसे अभी आपने पहले हमें क्रोनिक केसेस के बारे में, क्रोनिक इलनेस के बारे में बताया था। अब ऐसे बहुत बारी होता है ना कि हमारे जो चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं तो आगे जाके वो एडल्टहुड के स्ट्रेस में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में, क्या वो आगे जाके इन सब चीज़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं? बिल्कुल बदलते हैं। कोई भी, जब हम कहते हैं ना कि कोई भी हम चीज़ सीखते हैं तो वो हमारे बचपन से स्टार्ट होती है। बचपन से हम पेरेंट्स को देखते हैं, देन स्कूल में जाते हैं, हम अपने टीचर्स को देखते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, हम सीखना वहीं से शुरू करते हैं। अब अगर पेरेंट्स ने एक इमोशन बच्चे का सप्रेस कर दिया, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। लाइक थोड़ा सा जेंडर बायस है ये, कि लड़कों को ये बोला जाता है कि लड़कियाँ रोते नहीं हैं क्योंकि रोना कमज़ोरी की निशानी है। बट होता क्या है, आपने उनका एक इमोशन सप्रेस कर दिया। इमोशन सप्रेस करने से एक सप्रेशन आया, वो उसको जितनी बड़ी भी प्रॉब्लम होगी कभी, वो एडल्टहुड में भी चला जाएगा, लेकिन उसका जो माइंड है वो वैसा बन चुका है कि रोना नहीं है। तो उससे क्या होता है, डिजीजेस स्टार्ट होती हैं सप्रेशन से, बिकॉज इमोशन सप्रेस हो गए। तो ये चीज़ें हम चाइल्डहुड से स्टार्ट करते हैं। देन एडमायरेशन, बच्चों को अगर एडमायरेशन नहीं मिलता है, उनको एक्नॉलेज नहीं किया जाता है, रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, तो वो भी एक सप्रेस्ड इमोशंस है। आप बच्चे का कभी भी देखिए, हम जरा सा भी उसको एडमायर कर देते हैं ना छोटी छोटी चीज़ों पर, तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। राइट, ठीक है। और जहाँ उनको नहीं मिला वहाँ वो दबते चले जाते हैं। स्कूल्स में क्या होता है जनरली, या तो आपको टीचर बहुत अच्छा मिल जाए, तो अगर आप स्टडी में आप एवरेज भी हो या बिलो एवरेज भी हो, तो वो टीचर की एक कोशिश रहती है कि मैंने इस बच्चे को बाकी बच्चों जैसा बनाना है। तो वो बच्चे को एडमायर भी करेगा, उस पर थोड़ा ध्यान भी ज़्यादा देगा। लाइक जैसे एक्स्ट्रा क्लासेस हो जाती हैं, या बच्चों को कहते हैं कि नहीं तुम इसको ऐसे करो, सिखाया जाता है कि आप कैसे इजीली लर्न कर सकते हो। बट अगर वही टीचर आपको अच्छा नहीं मिलता, या मैं कहूँगी पेरेंट भी जहाँ कंपैरिजन कर देते हैं वो दूसरे बच्चों के साथ या सिबलिंग्स के साथ कंपैरिजन हो जाता है, तो वहाँ पर बच्चा दबता चला जाता है कि मुझे तो डांट ही पड़नी है, मुझे तो बुरा बोला ही जाएगा।
तो यहाँ पर बच्चों के इमोशंस जो हैं वो दबते शुरू हो जाते हैं, और वो चाइल्डहुड ट्रॉमा जो होता है वो आगे जाकर एंजाइटी में चेंज होता है, जिसको कई बार हम लाइफस्टाइल समझ लेते हैं, ठीक है, और कोई डिजीज़ लग गई है, एक पर्सनैलिटी का पार्ट मान लेते हैं उसको, बट ऐसा नहीं होता। आपके अगर इमोशंस दबते हैं ना, तो वो हार्मोन्स में भी चेंज होंगे, आपको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स भी देगा, एंजाइटी भी देगा, स्ट्रेस भी देगा, और गट हेल्थ भी आपकी जो है वो ख़राब हो जाती है उससे। ये सिम्टम्स बड़े होने पर बच्चों में ज़रूर दिखाई देंगे जिनका बचपन ऐसा होता है। और होम्योपैथी क्या करती है, जब हम केस टेकिंग करते हैं तो हम सिंस चाइल्डहुड स्टार्ट करते हैं। मीन्स अगर बहुत छोटा बच्चा है तो हम मदर की प्रेगनेंसी भी काउंट करते हैं कि जब प्रेगनेंसी हुई थी तब क्या हुआ था, आप कैसे रह रहे थे, आप बहुत खुश थे, परेशान थे। तो वो बच्चे का चाइल्डहुड हमें डिफ़ाइन करता है। उसके बाद अगर बच्चा अपना है 5-7 साल की उम्र का है या बड़ा हो गया है, टीन एज में आ गया, वो जो बिहेवियर है उसका, तो वो जो बचपन में उसके साथ हुआ था वो कहीं ना कहीं काउंट ज़रूर होगा आपका, और वही बचपन का जो है वो एडल्टहुड में आएगा। बहुत लंबा प्रोसेस है, इसीलिए कहा जाता है कि जो स्कूल है या घर है वो आपका पहला विद्यालय है। आप जैसे बच्चों के साथ करोगे ना, बच्चे ने आगे वही सीखना करना है। सो मैम, हम ना ऐसे भी मतलब बहुत ज़्यादा देखते हैं जो फिजिकली डिसऑर्डर्ड बच्चे होते हैं, उनको मतलब सोसाइटी से एकदम ही अलग कर दिया जाता है कि तुम हमारे सोसाइटी के हो ही नहीं, या स्कूल में जाते तो फिर बच्चे भी बहुत ज़्यादा बुली करते हैं। बिल्कुल करते हैं। टीचर के एंड से भी थोड़ा बहुत तो हमें पार्शियलिटी आता दिखती है। सो क्या आपके पास कोई ऐसा केस आया है जो कि मतलब फिजिकली डिसऑर्डर्ड बच्चा हो या कोई एडल्ट हो, एंड देन उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा वो चीज़ आ गई हो कि ना, आई कांट डू एनीथिंग, सो आपने नेचुरल हीलिंग के थ्रू से कैसे कवर अप करा? देखिए, जब कोई ऐसा आता है ना तो समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं जो है उस परेशानी तो है ही उसको, समाज से भी परेशानी है और समाज भी उसको परेशान कर रहा है। तो सबसे पहली जो अच्छी बात हुई ना, वो स्पेशल चिल्ड्रन वाली बात हुई कि फिजिकली डिसेबल्ड निकाल कर उनको स्पेशली एबल्ड बोला गया, स्पेशल चिल्ड्रन बोला गया। तो ये भी एक तरीके से ना बच्चे के दिमाग पर स्पेशल वर्ड कि यू आर स्पेशल, थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है। समझ उसको शुरू से आ जाता है कि देयर इज़ समथिंग डिफरेंट, मैं दूसरों से अलग हूँ, मुझे कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले सुना जाता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। बेसिकली मैं वहाँ पर प्रॉब्लम वर्ड नहीं लेती हूँ, मैं उनसे सिर्फ पूछती हूँ कि हाँ जी बताइए। तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे खुलते हैं तो वैसे वैसे जो जो उनके इमोशंस होते हैं, कई बार तो पेशेंट को इतना गुस्सा होता है वो गुस्सा भी अपना वहाँ पे छोड़ कर जाता है। लेकिन मुझे समझ में आता है कि हाँ, कि ये इतने सालों का जो गुबार है ना, निकलते निकलते निकलेगा और कहीं ना कहीं अच्छा ही रहेगा। बिकॉज अगर अंदर का दबा हुआ गुस्सा और गुबार आपका निकल गया तो बहुत अच्छा रहता है, हीलिंग बहुत अच्छी होती है। क्योंकि वहाँ पे उनको ये लगता है कि हाँ, कि मुझे ना जज नहीं कर रहा है कोई, मेरी फीलिंग्स को वैलिडेट किया जा रहा है, मैं जैसा हूँ मुझे वैसा ही एक्सेप्ट किया जा रहा है। और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं हमारी सोसाइटी के लिए। कुछ अगर किसी में कमी है तो मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि अगर कोई स्पेशल चाइल्ड है, उसमें कोई कमी है ना, तो उसके पास एक गुण ऐसा ज़रूर होता है जो बाकी सबसे बहुत ज़्यादा होता है और उसके काम बहुत आता है। लाइक हम कई बार देखते हैं कि जो लोग देख नहीं पाते हैं, ब्लाइंड होते हैं, बट उनकी सूंघने की शक्ति हमसे कहीं ज़्यादा होती है। वो चीज़ों को इतनी जल्दी बता सकते कौन मेरे पास से निकला, वो फिज़िकल ऑडोर को बहुत जल्दी पहचानते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो वो चीज़ें काउंट करते हैं कि इसके बाद इतने काउंट्स के बाद मुझे राइट टर्न करना है, लेफ्ट टर्न करना है, देन मुझे जाना है। उनका मेमोरी हमसे बहुत शार्प होता है, क्रिएटिव बहुत होते हैं वो लोग। बिकॉज एक चीज़ की कमी है बट वो एक चीज़ की कमी वो कवर करते हैं। मैम, जैसे मतलब आपने ऐसा कभी देखा है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि मेरा अब डन हो गया हर चीज़ से, एंड अब वो आपके पास आते कि हमें नेचुरल हीलिंग के थ्रू सही करें, क्योंकि हम अक्सर ये सुनते आते हैं, और जैसे आप भी अभी हमें बता रही थी कि होम्योपैथी इज़ जस्ट इक्वल टू होलिस्टिक हीलिंग। सो आप होम्योपैथी के थ्रू ही उनकी हीलिंग कैसे करते हैं? देखिए, जब कोई मेरे पास आता है ना, तो ये तो आपको भी मालूम है कि लोग होम्योपैथ के पास ना एक आखिरी आशा लेके पहुंचते हैं कि चलो सब ट्राई कर लिया, होम्योपैथी भी ट्राई कर लेते हैं। राइट। तो सबसे पहले तो पेशेंट को ना ट्रस्ट जो होता है वो मेरे ऊपर होना चाहिए कि मैं
उसको क्योर कर सकती हूँ, ट्रीट कर सकती हूँ। तो मुझे उसकी प्रॉब्लम के बारे में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि उसकी जो तकलीफ़ है वो कब से है, वो क्या क्या फील कर रहा है, क्या क्या उसके सिम्टम्स हैं और मैं उसकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। तो सबसे पहला प्रोसीजर तो वही केस टेकिंग में हमें बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हो जाता है कि हमने अगला स्टेप क्या लेना है और कैसे कैसे इसके साथ चलना है। तो यहाँ पर पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो ऑनेस्ट भी रहे और ट्रू भी रहे। और हम यही कहते हैं पेशेंट को भी कि आपकी मेडिसिन आपके हाथ में है, आप जितना मुझे बताओगे, जैसा मुझे बताओगे, मेडिसिन का सिलेक्शन वैसा होगा। छोटी छोटी चीज़ों से होम्योपैथी में मेडिसिन चेंज हो जाती हैं। लाइक एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। बाल झड़ रहे हैं अगर, ठीक है, बाल क्यों झड़ रहे हैं, ठीक है, या तो किसी ना किसी टाइप का कोई ऐसा डिजीज़ उसके साथ बहुत लंबे समय तक रहा, या एक सिंपल लॉजिक कि डैंड्रफ है। झड़ तो बाल ही रहे हैं ना, बट दोनों केसेस में मेडिसिन अलग हो जाती है। यहाँ आकर ज़रूरी होता है कि पेशेंट मेरे साथ ऑनेस्ट रहे और मैं भी उसके साथ उतनी ही ऑनेस्ट रहूँ। वो अगर मेरे पे ट्रस्ट कर रहा है तो मुझे उसके ट्रस्ट को भी बनाए रखना है। बस इसी तरीके से हीलिंग स्टार्ट होती है। और हाँ, थोड़ा टाइम लगता है केस के अकॉर्डिंग कि क्या केस है और कैसे है। वो भी हम लोग आके, पेशेंट ज़रूर इतना तंग हुआ होता है कि आके ज़रूर पूछता है कि डॉक्टर साहब कितना टाइम लग जाएगा। तो वो अगर उनको 3 महीने लगने हैं ना, तो मैं उनको 4 to 6 मंथ्स का बोलती हूँ, बिकॉज आप अपना माइंड बना लेते हो उस चीज़ के लिए। फिर वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। और जबकि हमें भी कुछ केसेस में पता होता है कि हाँ, कि ये नेक्स्ट वीक आएंगे ना तो बोलेंगे कि मैं बेटर फील कर रहा हूँ। बिकॉज पेशेंट चाहे कोई भी हो, अगर आप उसको ध्यान से सुन लेते हो ना, तो वो आधी बीमारी तो मैं समझती हूँ उसकी वहीं दूर हो जाती है कि हाँ, कि मुझे सुना गया है। बिकॉज देखिए मॉडर्न साइंस में क्या होता है, अच्छा आपको ये है, मेडिसिन लिखी और चले गए। हमारे साथ क्या होता है कि हमने उससे ईच एंड एवरीथिंग पूछनी है। अगर वो कोलेस्ट्रॉल के लिए भी आया है हमारा कि मेरे को हाई कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड्स हाई है मेरे, तो भी मुझे पता है कि मुझे उसकी ना डाइजेशन हेल्थ भी पूछनी है, मुझे उसका बीपी भी चेक करना है, मुझे उसके साथ बहुत सारी चीज़ों को लेके चलना है। डाइट एंड स्लीप पैटर्न, आप पानी कितना पीते हो, आपको भूख कितनी लगती है, ठीक है, आप कैसा खाना खाते हो, आपका ऑयली फूड है या कैसा फूड है। ये तो चलो कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड हो गए, बट अदरवाइज हमें जो बाकी चीज़ों पे ध्यान देना है उसके साथ, वो कहीं पर मॉडर्न साइंस में नहीं है। बट हमारी पैथी कहती है जो पर्सन आपके पास आया ना, वो होल पर्सन को आपको ट्रीट करना होता है। हम सिम्टम बेस्ड हैं पैथी, डिजीज़ बेस्ड नहीं है। बट हाँ, हमें सब कुछ वही सिखाया जाता है जो मॉडर्न साइंस के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। हमारी बुक्स सेम है, सिर्फ मेडिसिन पार्ट हमारा अलग है बिल्कुल। सो मैम, जैसे भी आपने हेयर फॉल की बात करी, सो हम ये भी देख रहे हैं कि आजकल ना, मतलब चाहे मैं अपनी बात करूँ या किसी की भी करूँ, हम लोगों को बाल स्कैल्प काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। सो इसका क्या ट्रीटमेंट है? मेडिसिन। देखिए, आप का हेयर फॉल हो रहा है, ठीक है, आजकल मैंने भी देखा बहुत छोटी एज में हेयर फॉल भी है और हेयर लॉस भी है। जो आप दिखा रहे हैं कि बॉल्ड दिखने लग जाते हो आप, उसका रीज़न लाइफस्टाइल आपका, देन आपका स्ट्रेस लेवल। आप कह देते हैं कि स्ट्रेस तो हर किसी को है, हर किसी को है, मैं बैठी हूँ मुझे भी स्ट्रेस है, बट आप स्ट्रेस को लेते कैसे हो ये डिपेंड करता है। स्ट्रेस के 2 पार्ट हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव लिया तो आप अपनी ग्रोथ देखोगे, नेगेटिव लिया तो आप अपना या तो स्टेबिलिटी में चलते जाओगे या आपको समझ में ही नहीं आएगा कुछ। अब एक तो जो होड़ आजकल के जनरेशन में है भागने की, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी चाहिए, सब कुछ क्विक, कुछ मिल जाए क्विक, तो वो बहुत ख़राब करता है लाइफस्टाइल आपका चाहे जॉब लगा लीजिए या कुछ भी लगा लीजिए, आप लोगों की स्लीप पैटर्न जो है वो बहुत गलत है, खाना पीना बहुत गलत है। बाहर रह रहे हो तो चलो यार बहुत इजी है, ब्लिंकिट करा, स्विगी करा, कुछ भी करा, मंगवा लो, खाना खा लो, एक बार पेट ही तो भरना है। अच्छा, और इसके अलावा जो मैंने देखा इन दिनों में बासी खाना खाने का बहुत ट्रेंड आ गया है कि आप फ्रेश खाना नहीं खा रहे हो। एक बार में खाना बना लिया, आप उसको लंच में भी ले रहे हो, डिनर में भी ले रहे हो, या दोपहर में बन गया तो अगले दिन तक चलता चला जा रहा है। पर आजकल आपको ये देखना चाहिए कि वेदर भी चेंज हो चुका है, खाना वो फ्रेश नहीं रहता है। आप सुबह का दोपहर में खा लो, दोपहर का रात में खा लो, ठीक है। हम लोग तो वैसे भी रात की बासी रोटी खाकर बड़े हुए हैं कि रात में रोटी बनती थी, स्पेशली बनती थी,
कि सुबह उसको दही के साथ या चाय दूध जो भी था उसके साथ खाते थे। लेकिन उस टाइम में खाना बहुत अच्छा मिलता था, जो ओरिजिनल प्रोडक्ट्स थे। आजकल हर चीज़ नकली है, दूध नकली। अब आजकल जो बहुत कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है, दही वाली जो आई हुई है, कर्ड वाली, वो बहुत है। ठीक है, तो खाने के लिए आपके पास चीज़ें बचती नहीं है, आप जितना मर्जी अच्छा ले लो बट आप खा नकली रहे हो खाना। तो ये सब चीज़ें आपकी हेल्थ पर तो इफेक्ट डालेंगी ना। कहाँ 50 की एज तक किसी को बीपी का मतलब नहीं पता था, कोलेस्ट्रॉल का मतलब नहीं पता था, और आज मेरे पास इस वक्त जो पेशेंट है सबसे छोटा हाइपरटेंशन का, ही इज़ इन 11th और उसका बीपी है 145। 145। जब मेरे पास आया वो 160-70 पर आया और हेडेक के लिए आया था, और प्रेशर एग्जाम्स का, साथ में आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, वो सब चीज़ें क्या कर रही हैं आपके साथ, ये सब। तो अब जहाँ आपने हेयर फॉल की बात करी, अपना आप खाना पीना ठीक कीजिए तो पक्का पक्का मिलेगा, रिजल्ट पक्का है। लेकिन आप रेडीमेड चीज़ों की तरफ मत रहिए ना। प्रोटीन चाहिए, आप प्रोटीन बार खा रहे हैं, अरे प्रोटीन आपकी दालों में कितना है, राइट। सोयाबीन कितना अच्छा है, छिलके वाली दालें खाइए, बेसन के चीले हैं, दाल के चीले हैं। मुझसे कभी कोई डाइट भी पूछता है ना, मेरा सिंपल सा एक ही आंसर होता है उनको, जो बचपन में खाया था वही खाओ, सबसे अच्छा यही है। क्योंकि हम नहीं बने हैं, जो आजकल चीज़ें मार्केट में आ रही है ना, हमारा क्लाइमेट वैसा है ही नहीं है कि हम कहें कि जी यूएसए में ये खा रहे थे, यूके में ये चल रहा है तो हम भी वही खाएंगे। हमारी बॉडी बनी नहीं है जी। चाइनीज़ जो है वो नूडल्स खाते हैं डेली, अरे उनका स्टेपल फूड है भाई, और वो साथ में ग्रीन टी लेते हैं, हमारी तरह कोल्ड ड्रिंक पे नहीं जाते हैं। ये थोड़ा सा पैटर्न चेंज करना होता है बस। अब अगर साबुत दालें भी आपने खा ली ना, कि हाँ कि एक रोटी कम करके दाल आपने अच्छी क्वांटिटी में ली, आप फ़र्क खुद ही देख लोगे 1 महीने में। पहले सर्दियों में लड्डू बनाए जाते थे, आजकल बच्चे कहते हैं नहीं इसमें घी बहुत है, बहुत ज़्यादा फैट है इसमें। जो खा रहे हो उसमें फैट नहीं है। तो थोड़ा सा सोच के खाइए, माइंडफुल ईटिंग इसी को तो बोलते हैं। राइट। हाँ, सो मैम जैसे आपने बच्चों की बात करी, तो आजकल हम ये बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि स्टैमिना बूस्ट करने के लिए बच्चों को बहुत से मतलब पिल्स टाइप कुछ कहें उनको, वो खिला दिए जाते हैं। उनकी हाइट ग्रो करने के लिए हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, ये सब खिला दिए जाते कुछ हैं। भी नहीं है हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, अब कंपनीज पता नहीं क्या कहने वाली हैं इसके बाद, बट कहीं पर मैंने कुछ नहीं देखा कि कोई आपका इम्यूनिटी बूस्ट हुआ है या आपका कंसंट्रेशन बढ़ा है। आपको छोटी छोटी टेक्निक्स को इस्तेमाल करना पड़ता है। आपके घर के खाने में कहाँ कमी है, हमारे पास किस चीज़ की कमी है। अब मैंने पास थोड़े दिन पहले ही पेशेंट थे, वो कहते अलसी के बीज मैंने उनको बोला था खाने के लिए, तो कहते मैं उनको रोस्ट करके हल्के से नमक के साथ ले लूँ। मैंने कहा जो चीज़ जैसे है उसको वैसे क्यों नहीं खा सकते हैं हम, उसको वैसे ही खाइए ना, उसका टेस्ट तो लेके देखो वो कैसी है। सब बहुत चीज़ें ज़रूरी होती है। बच्चों को आप अच्छा खाना खिलाइए, फ्रूट्स खिलाइए, वेजिटेबल्स खिलाइए। चलो दूध और दही थोड़े कंट्रोवर्शियल और क्वेश्चन मार्क के साथ हैं, सब्जियां भी क्वेश्चन मार्क के साथ हैं, बट स्टिल हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को घर का हेल्दी खाना खिलाइए, जो चीज़ें घर पे आ सकती हैं वो क्यों नहीं आप कर रहे हो। सफेद मक्खन खिलाओ, क्यों अमूल मक्खन खिला रहे हो, मक्खन थोड़ी ना है, वो तो टेस्ट है। राइट। दोनों के टेस्ट में बहुत फ़र्क है, बट हेल्दियर साइड किसका है, जो आप घर का सफ़ेद मक्खन खाओ। ये सब है। सो मैम जैसे आपने हमें ये सारे मतलब स्टामिना बूस्टर इन सब के बारे में बताया, ऐसे ही हम आजकल ये भी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि बच्चों में ना मतलब थायराइड की बहुत ज़्यादा हमें चीज़ें देखने को मिल रही है। थायराइड की प्रॉब्लम उनको पहले से है। लिवर इन्फेक्शन की बात करें तो वो भी आजकल हमें बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। देखिए थायराइड जो है तकरीबन अगर आपको छोटी एज में आ रहा है तो वो आपका कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी में स्टार्ट हो चुका होता है। ये जीन्स का भी डिसऑर्डर है। फिर अगर वो आपकी जैसे कह देते हैं हम जनरेशन वाले टेस्ट जो करवाते हैं 3rd जनरेशन वाला, तो उसमें भी आता है थायराइड। ये आपके जीन्स पर डिपेंड करता है। लाइफस्टाइल तो अगर आपका बिगड़ा हुआ है तो आपकी मदर का भी बिगड़ा हुआ ही है, तो वो जीन्स में आपके आ गया है एक बार। और जहाँ तक लीवर डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, आजकल फैटी लीवर हर किसी को है, ग्रेड 1 का। आप किसी का भी टेस्ट करवा लो, बच्चे हैं बड़े हैं कुछ भी है, आपको ग्रेड 1 का फैटी लीवर मिलेगा ही मिलेगा। बिकॉज वही खाना पीना फिर से लेट नाइट बिंज ईटिंग,
रातों को ज़्यादा देर तक जागना, ठीक है। और ये जो कोरोना में हम लोगों के साथ हुआ कि हम लोग घरों में बंद रहे, हम लोगों ने खूब OTT देखा, ठीक है, और खाना खूब खाया। मैं कहती हूँ सबसे ज़्यादा मैदा ही शायद इंडिया में खाया गया उस टाइम पे। जितना मैदा इंडिया में लगा शायद कहीं नहीं लगा होगा। केक्स बन रहे हैं, रेसिपीज़ अपलोड हो रही हैं, सब कुछ चल रहा है और लेट नाइट तक जाग रहे हैं, तो वो क्या करेगा आपके साथ? कहीं ना कहीं लीवर को और ज़्यादा फंक्शन करना पड़ता है, उस पर ओवरलोड आ रहा है। देन कॉन्स्टिपेशन, जहाँ पर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, लीवर उसका रीज़न भी है और गट हेल्थ उसको और ज़्यादा बीमार करती है। दोनों एक साथ चलते हैं। आपकी बॉडी के सब ऑर्गन्स एक दूसरे का सहारा लेके चल रहे हैं। जैसे आप पेन बिना अंगूठे के नहीं पकड़ सकते ना, वैसे वही बात आपके बॉडी के ऑर्गन्स के साथ भी है। हर किसी को एक सहारे की ज़रूरत है। तो जब तक आप अपना खाना पीना ठीक नहीं करोगे, आपकी बॉडी सही तरीके से चल ही नहीं सकती है। आपको सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल सुधारना पड़ेगा, चाहे वो छोटी डिजीज़ है, चाहे वो बड़ी डिजीज़ है। छोटे छोटे सिम्टम्स भी आपके लाइफस्टाइल पर डिपेंड करते हैं। हेडेक लगा लीजिए, हेडेक हो रहा है, क्यों हो रहा है? 2-3 रीज़न बेसिकली, अगर हम माइनर चीज़ों की तरफ जाएं। टीवी बहुत ज़्यादा देखा आपने, या आपको गैस बना हुआ है, या आपका आइज़ का विज़न, या साइनस, ये सब चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं आपने चेंज किया ना पैटर्न को, तो बॉडी आपको सिग्नल्स तो देगी ना। आप बॉडी को परेशान करोगे, बॉडी आपको परेशान करेगी। सो मैम, हम ये भी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं ना कि मतलब अगर मैं पर्सनली बात करूँ या किसी की भी मैं बात करूँ, हम लोगों को कोल्ड कफ होता है, हम लोग उसको टाल देते हैं, बट आफ्टर फ्यू मंथ्स लाइक 2 to 3 मंथ्स फिर हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, हम तब भी लापरवाही कर लेते हैं। फिर हम जाते हैं एट दी एंड डॉक्टर के पास, क्योंकि फिर हमारे अंदर वो स्टामिना नहीं रहता कि हम उस चीज़ को झेल पाए। तो आगे जाके हमें क्या पता चलता है कि हमारे ब्रोंकाई में कुछ प्रॉब्लम है, हमें लंग्स इन्फेक्शन है, अस्थमा की दिक्कत आ रही है। सो होम्योपैथी के पास ऐसी क्या हीलिंग है कि हम इन सब चीज़ों को क्योर कर सकें? देखो, जो एक पुरानी बात थी ना कि कोल्ड है जो वो अपने आप ठीक हो जाता है 3 से 5 दिन में, जो शायद आपने भी बचपन में सुना होगा, ठीक है। बट अगर आपका ठीक नहीं हो रहा है कोल्ड, ठीक है, तो वो क्या करेगा आपके साथ? धीरे धीरे वो जो खांसी, जुकाम, बहुत छींके आना और नाक से पानी आना, आँख से पानी आना, वो धीरे धीरे एलर्जिक रेनाइटिस में चेंज होता है। देन वो साइनस में चेंज होगा। साइनस मीन्स आपका ये हिस्सा जो है वो कवर कर लिया उसने। देन वो धीरे धीरे आपके लंग्स की तरफ जाना शुरू होगा और वहीं से अस्थमा की शुरुआत होती है, जैसे आजकल हम आज़मा बोल देते हैं, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग वहीं से हुआ है। आप जहाँ बॉडी को सिग्नल्स को अवॉइड करोगे तो वहाँ वो धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। अब लोग क्या करते हैं, स्नीजिंग आ रही है, नाक से पानी आ रहा है, सिट्रिजिन ले लो, एंटी एलर्जिक लिया, तो वो सप्रेशन है, वो ठीक होना नहीं है, वो सप्रेशन है। आपको कफ आ रहा है, ठीक है, आपने एंटीबायोटिक लिया, लेकिन रेजिडुअल कफ का क्या करोगे आप? वही कफ जो है मॉडर्न साइज भी 5 से 7 दिन में ठीक करेगा, होम्योपैथ भी 5 से 7 दिन में ठीक करेगा, लेकिन आपका रेजिडुअल कफ नहीं होगा जो लगातार ये आप एंटीबायोटिक्स के बाद भी देखना, ठीक है। फिर एंटीबायोटिक्स आप लेते हैं, देन आपको गले में इरिटेशन, ड्राइनेस, फिर आपका स्टमक हेल्थ। अगर आपको उन्होंने कुछ एंटी एसिड नहीं दिया तो आपको लेना पड़ेगा कुछ ना कुछ, बिकॉज स्टमक पे पेन स्टार्ट होगा एंटीबायोटिक से, एसिडिटी जाएगा, हाइपर एसिडिटी जाएगा। तो आप क्या करते हो, एक प्रॉब्लम के चलते आप 3-4 अलग अलग मेडिसिन और लेते हो। लेकिन होम्योपैथ क्या करता है, मैक्सिमम आपके सिम्टम्स पर आपको 1 या 2 मेडिसिन के साथ देगा, फिर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आते। मैं ये नहीं कहूँगी मेडिसिन अपने सिम्टम्स देती है, तो हम पेशेंट को बताते हैं कि आपके साथ ऐसा हो सकता है। मान लो कोई मेडिसिन है, हमें पता है कि ठीक तो ये करेगी 100%, बट उसके साथ ये डायरिया दे सकती है एक बार के लिए, तो हम पेशेंट को बताते हैं कि आपको डायरिया हो सकता है, लेकिन वो 2-3 दिन में सेटल हो जाएगा। आप इसके लिए कोई मेडिसिन मत लेना, अपने खाने पीने में चेंजेस रखना, बस ऐसा रहता है ट्रीटमेंट। और आपको स्टार्टिंग से आप ध्यान दोगे तो आपकी प्रॉब्लम क्यों बढ़ेगी? आप नींद पे ध्यान दो, आप माइग्रेन तक पहुंचोगे ही नहीं। सो मैम, अगर हम वुमेन्स की बात करें अब स्पेशली, सो हम ये बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि वुमेन्स को आजकल PCOS, PCOD की बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी है। सो आपको क्या लगता है, ये भी एक लाइफस्टाइल रूटीन का ही चेंज है? बिल्कुल है।
लाइफस्टाइल का भी है। फिर हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे इमोशन सप्रेशन की। तो जब आपके इमोशंस दबते हैं, आपको रास्ता नहीं मिलता है उनको निकालने का, तो आपके हार्मोन्स पर 100% इफेक्ट आएगा। और पीसीओएस और पीसीओडी दोनों चीज़ें डिफरेंट होते हुए भी है तो हार्मोन्स का ही खेल ना। तो जहाँ आपने अपने हार्मोन्स को दबाया, और फीमेल्स क्यों, पहले होता था कि हमने तो कभी पीसीओडी सुना ही नहीं था। ये पिछले कुछ सालों में मैं लगाऊंगी कि 7-8 सालों में आया है कि पीसीओडी हो गया है या पीसीओएस के सिम्टम्स आ रहे हैं, जहाँ पे आपको बाल भी आ रहे हैं, वेट गेन बढ़ता जा रहा है, ब्लॉटिंग बहुत बढ़ गई है, पीरियड्स का इशू हो गया है। तो आप जहाँ पे वही बात कि जब हम पेशेंट को सुनते हैं, अब क्या है, ये 14, 15, 16 साल की उम्र में भी लड़कियों को प्रॉब्लम आ रही है पीसीओडी की। तो ये इसीलिए आ रही है कि बिकॉज सुनना तो किसी ने है ही नहीं, टाइम ही नहीं है किसी के पास। तब वहीं आके तो हम जैसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है कि काउंसलर के पास जाओगे, आपको वो सुनेगा, जज नहीं करेगा। आजकल लड़कियों को क्या, अरे ज़्यादा मत खाओ मोटी हो जाओगी, ठीक है, अच्छा क्या हर बात पे रोती रहती हो, मीठा क्यों खा रही हो इतना, ये सब चीज़ें क्या कर रही हैं, उनको ग्रो क्यों नहीं करने देते हो आप भी इतना ब्यूटीफुली ग्रो कर रहे हो, आपके पेरेंट्स इतना अच्छे से ग्रो करा है, तो क्यों नहीं वही अपने बच्चों के साथ करते हो आप। कंपैरिजन बहुत ज़्यादा, तू ऐसे कपड़े पहन सुंदर दिखेगी, ये तो मतलब मैंने अपने क्लिनिक पे भी बहुत देखा है कि अगर बच्चा रो रहा है तो मतलब पेरेंट्स आंख दिखाते हैं कि तुम क्यों रो रही, अरे लेट हर बी, रोने दो। अगर उसके अंदर कुछ दबा हुआ है ना, आंसू छूटा तो कोई भी नहीं निकालेगा जब तक वो एक्टर नहीं है, राइट। तो उसको निकालने दो अपने इमोशंस। जहाँ इमोशंस निकले, और मेडिसिन की हेल्प, काउंसलिंग नहीं भी करवाते ना बच्चे अगर, तो भी अगर इमोशंस उनके हमें पता चल जाते हैं तो होम्योपैथी अकॉर्डिंगली काम करती है कि हम उनके इमोशंस को देखकर मेडिसिन देते हैं। जो उसके साथ सिम्टम्स आ रहे हैं वो भी जाएगा, कहाँ पर उनको सप्रेशन है किसी भी चीज़ का वो भी देखा जाएगा, तो वो हीलिंग होगी। मैं तो कहती हूँ अपने बच्चों को, चाहे वो लड़का है लड़की है, उनको बचपन उनका जीने दो। इतने ज़्यादा कोर्सेज ज्वाइन करवा देना, अरे भाई उसने स्विमिंग सीखी है तुम भी स्विमिंग सीखो, वो ये कर रही है, क्लासेस जाती है, इस क्लास में जाती है, उस क्लास में जाती है, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कैपेसिटी देखो अपने बच्चे का, उसका मूड, उसका इंटरेस्ट देखो। देखा देखी क्यों करना है, उसका इंटरेस्ट होगा, करवा दिया होगा। वो तैरना जानती होगी, तैरना उसको अच्छा लग रहा होगा, पानी अच्छा लग रहा होगा। बट अगर आपका बच्चा पानी से डर रहा है लेकिन आपके डर से वो स्विमिंग में भी जा रहा है, तो वो तो गलत हो गया ना उसके साथ। उसको तो समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि मेरी लाइफ में चल क्या रहा है। इमोशंस बड़ों के नहीं होते हैं, छोटे बच्चों के भी होते हैं। भूख लगती है तभी तो वो रोता है, दर्द है तभी तो वो रोता है। इमोशंस को समझिए, सिर्फ बच्चों को जीने दीजिए भाई। मैम जैसे ही आपके पास इतने सारे केसेस आते हैं, इतने सारे क्लाइंट्स आते हैं, हर एक का बैकग्राउंड अलग होता है, हर एक की एनर्जी अलग होती है। सो आप उस दौरान अपनी एनर्जी को कैसे क्लेंस करते हो और कैसे मेंटेन करते हो? मैंने ना अपने लिए एक बाउंड्रीज सेट की हुई है। मैं एम्पैथेटिक हूँ, इमोशनल हूँ, बट स्टिल मैं किसी का पेन ना कैरी नहीं करती हूँ अपने साथ। सुनूंगी बहुत अच्छे से, आपको हील भी करूँगी, लेकिन मैं आपका पेन अपने साथ कहीं लेके नहीं जाऊँगी। जहाँ आपने मुझे कुछ भी कहना बंद करा, जहाँ मैंने आपको कुछ चीज़ें बोली, तो वहीं पे मेरे लिए वो चीज़ क्लोज़ हो जाती है। एक मेरा खुद का पर्सनल स्पेस है, मैं उसमें किसी और की फीलिंग को नहीं आने देती। आपने कहा, मैंने सुना, ठीक है। अगर मैं उस चीज़ में बाउंड्री नहीं बनाऊंगी ना, तो वो जो मैं नेगेटिविटी नहीं कहूँगी जो पेशेंट की तरफ से या क्लाइंट की तरफ से आती है, उनकी फीलिंग्स है, वो मुझे बॉदर करने लग जाएंगी। अगर मैं बॉदर होऊंगी तो मैं परेशान भी होऊंगी, फिर उसके बाद देन हीलिंग कैसे होगी। तो इसीलिए कोई भी हो, चाहे वो होम्योपैथ है, काउंसलर है, एलोपैथ है, कुछ भी है, मैं चाहती हूँ कि हर एक हीलर जो है ना एक बाउंड्री ज़रूर बना के रखे, इमोशनली टच के साथ रहे। बट एक कहते हैं ना कि पेन आप डीपली देख रहे हो, उसका समझ सकते हो, बट उसको अपने साथ अंदर मत लेकर जाओ। मेरे से ये सवाल पहले भी किसी ने पूछा था, इवन पेशेंट्स भी बहुत बार पूछते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि देखो,
आप यहाँ से चले गए ना तो मेरा ये कैबिन का डोर बंद, सब शट हो जाता है। मैं किसी चीज़ को घर नहीं लेके जाऊंगी अपने, क्योंकि मेरा वो पर्सनल स्पेस है। राइट। मैं परेशान तो मेरे घर के लोग भी परेशान, तो इसीलिए वो बाउंड्री सेट होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। मैम लास्टली कोई एक मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहते हो कि वो अपना नेचुरल हीलिंग का प्रोसेस कैसे स्टार्ट करें? देखिए, कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ आती है, ज़िंदगी है, सिम्टम्स आएंगे, डिजीज़ भी आएंगी, आप रोक नहीं सकते हो, बट आप प्रिवेंशन ज़रूर कर सकते हो। और बेटर ये रहेगा कि कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको और ज़्यादा बिगड़ने से पहले आप शुरुआत से ही उस पर काम करना शुरू कीजिए। कुछ आपको अगर परेशानी है, कोई स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो किसी भी जिस पर्सन पे भी आप ट्रस्ट करते हो आप उनसे बात करो और ओपनली बात करो। और ये मत सोचो कि सामने वाला आपको सोल्यूशन ही देगा एवरी टाइम। अगर आप अपनी प्रॉब्लम को लेके बात करते हो ना, जब हम बोलते हैं तो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहीं ना कहीं आपके माइंड में ही चलने लग जाता है। तो जर्नलिंग करो, नेचर के आसपास रहो, खुद के लिए मी टाइम निकालो। सेल्फ केयर, सेल्फ लव, जो आपकी जनरेशन बहुत इस चीज़ को मानती है, लेकिन कई बार ये बोल देते हैं कि आजकल की जनरेशन जो है वो बहुत स्वार्थी है। मैं स्वार्थी नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी वो सेल्फ स्टैंडर्ड है, सेल्फ प्रायोरिटाइज है, और ये होना भी चाहिए। जब आप खुद पर ध्यान देते हैं ना तो आप खुद से प्यार करने लगते हैं। बस इसी चीज़ की ज़रूरत है। और प्रॉब्लम्स के लिए होम्योपैथी से बेस्ट आपको नहीं मिल सकता कभी भी, बिकॉज होम्योपैथी ने रूट कॉज पर काम करना है आपके। एक सरफेस लेवल पर होम्योपैथी काम नहीं करती है, इसीलिए शायद हम लोगों के दिमाग में ये है कि होम्योपैथी बहुत धीरे काम करती है। नहीं, होम्योपैथी एक्ट करती है बहुत अच्छे से और फास्ट एक्ट करती है, बट उसको भी टाइम लगता है, बिकॉज वो रूट कॉज पर काम करेगी। अगर आपने एक बार मेडिसिन ली और उसके बाद आप उसको कंसिस्टेंसी के साथ नहीं लेते हैं तो ये तो वो बात हो गई ना कि बीज तो डाल दिया पर पानी नहीं देना है। तो इसलिए आप अपनी हीलिंग पर ध्यान दें, जो फिजिकल और मेंटल दोनों लेवल पर होनी चाहिए हमेशा। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हेयर। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी इंक्वायरी करनी है रिगार्डिंग होम्योपैथी या काउंसलिंग, किसी भी टाइप की आपके मेंटल इलनेस या फिजिकल इलनेस के लिए, तो जो स्क्रीन पर मेरी डिटेल्स आ रहे हैं आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।